प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष पाठ्य पुस्तक शिक्षा मुद्दों से संबंधित आज का टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। आज के टॉपिक का मुख्य बिंदु है भारतीय विद्यालयों के दोष, यानी भारत में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है जिसके अंतर्गत कई प्रकार की विद्यालय और महाविद्यालयों का संचालन हो रहा है, उसमें कई प्रकार की कमी रह जाने के कारण कई बार कई प्रकार के दोष हमें दिखाई देते हैं, जो सामान्यतः कई बार उन दोषों को नज़रअंदाज करने के बाद में धीरे धीरे समय के साथ इन दोषों की प्रकृति को चेंज हो जाती है और ऐसी स्थिति में कई बार विद्यालय के दोष स्थायी दोष हो जाते हैं, जिसका निवारण करना असंभव होता है। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय शिक्षा पद्धति में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल तीनों कालों में अलग अलग प्रकार की रही है। कहीं पाठ्यक्रम की कमी तो कहीं शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य करवाने समय विशेष प्रकार के शिक्षण बिंदुओं तथा शिक्षण विधियों की तरफ ध्यान न देना। कई ऐसे स्थानों पर जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था तो की गई है, लेकिन उन विद्यालयों में विद्यालय की बनावट तथा भौतिक संसाधन और उसके साथ साथ शैक्षणिक आवश्यक वस्तुओं की कमी होने के कारण प्राय विद्यालय में कई प्रकार के दोष हमारे सामने आते हैं। यहाँ अपन बात कर रहे हैं आज के समय में दो प्रकार के विद्यालय है, जैसे आपको श्यामपट पर मेरे द्वारा लिख करके आपको बताया गया है साइट। दो कौन कौन से ध्यान दोगे विद्यार्थियों? एक सरकारी विद्यालय जो गवर्नमेंट विद्यालय होता है, दूसरा गैर सरकारी विद्यालय जिसे अपन प्राइवेट विद्यालय भी कहते हैं। सरकारी विद्यालय में संपूर्ण संसाधन उपलब्ध करवाने का दायित्व सरकार का होता है। गैर सरकारी विद्यालय किसी निजी व्यक्ति की संपत्ति होती है, जिसे राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। उस मान्यता के आधार पर इन विद्यालयों को मान्यता मिलने के बाद इसमें विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं और यहाँ पर उन्हें शिक्षण कार्य करवाया जाता है। सरकारी विद्यालयों में भौतिक संसाधन की पूर्ति करने की संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होती है। साथ ही साथ कई बार भामाशाहों द्वारा भी छोटी बड़ी वस्तुएं प्रदान की जाती, जिस कारण से शिक्षण व्यवस्था में सहयोग प्राप्त हो सके। जबकि गैर सरकारी विद्यालय के अंदर संपूर्ण भवन की देखरेख, विद्यालय के अंदर भौतिक संसाधन एवं उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम से संबंधित लैब, पुस्तकालय और शिक्षण में काम आने वाली बहुत सारी चीज़ें और उनकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक या सचिव या फिर विद्यालय का यानी जो भी उसका देख रेख करने वाला मालिक होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर इंग्लैंड की विचारक जी वेल्स ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। जी वेल्स कहते हैं कि जब से ये गैर सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ हुआ, जब से गैर सरकारी, मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट उन विद्यालयों की जिन्हें गैर सरकारी विद्यालय कहते हैं, गैर सरकारी विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था प्रारंभ हुई, तब से लेकर के आज तक सरकारी विद्यालयों का महत्व कम होता जा रहा है। उनके पीछे मूलभूत कारण ये है, बच्चों के माता पिता भी अपने बच्चों को गैर सरकारी विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ वो ये समझते हैं कि सरकारी विद्यालयों के अंदर शिक्षण जो कार्य करवाया जाता है उससे बेहतर गैर सरकारी विद्यालयों में करवाया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकारी विद्यालयों में भी श्रेष्ठ शिक्षण की व्यवस्था है और गैर सरकारी विद्यालय में भी शिक्षण कार्य करवाने की व्यवस्था है।
बस शर्त ये है कि सरकारी विद्यालय में विद्यालय सिर्फ सरकार के नियमों और कानूनों के अनुसार चलता है। गैर सरकारी विद्यालय में शिक्षण कार्य और विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था की संपूर्ण जिम्मेदारी निजी लोगों के हाथों में होती है। इस कारण से विद्यार्थी पर थोड़ा अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि सरकारी विद्यालय पर गैर सरकारी विद्यालय की तरह ध्यान नहीं दिया जाता है। अब आप इस बात से समझ गए होंगे कि सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय में कितना अंतर है, और इसको समझने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। इन दो विद्यालयों के बाद भी कई बार ये देखने को मिलता है कि भारतीय विद्यालयों में कई प्रकार के दोष हमें देखने को मिलते हैं। दोष अर्थात कई प्रकार की कमियां, जिनका अगर समय पर समय रहते हुए समाधान नहीं किया जाए तो ये कमियां धीरे धीरे बड़ा रूप धारण कर लेती है। और उसके बाद अक्सर ये होता है कि हमें इन चीज़ों को समझने और साथ ही साथ उस समस्या का समाधान करने के लिए बहुत लंबा समय व्यतीत हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें इस बात को ध्यान में रखना अत्यंत जरूरी है कि समय रहते हुए विद्यालयों की समस्या का समाधान किया जाए तथा विद्यालयों के अंदर जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उसकी समय पर पूर्ति करना बहुत ही जरूरी है। भारतीय शिक्षा पद्धति में कई प्रकार के दोष है। शिक्षक पढ़ाने वालों के भी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं। अभी हमें आगे विद्यालय के दोष से संबंधित कई महत्वपूर्ण दोष जो श्यामपट्ट पर आपको दिख रहे हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है विद्यार्थियों, विद्यालय की प्रकृति। देखिए, कई बार अपन देखते हैं विद्यालयों की प्रकृति में वो सब चीज़ें आती है जिसमें विद्यालय में काम आने वाले संसाधन, साथ ही साथ उन संसाधनों के अलावा विद्यालय का भवन, पुस्तकालय, लैब और साथ ही साथ विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों में खेल का मैदान, उसके साथ पेयजल व्यवस्था और विद्यालय की मुख्य ब्लॉक अर्थात गांव से दूरी और साथ ही साथ आवागमन के साधन, ये सब चीज़ें विद्यालय की प्रकृति के मुख्य घटक है। विद्यालय की प्रकृति में प्राय ये सभी चीज़ों का होना जरूरी है। श्रेष्ठ शिक्षक तथा उसके साथ साथ शिक्षक के साथ साथ विद्यालय के सभी अन्य कर्मचारी और विद्यालय का पुस्तकालय और बच्चे, ये सब विद्यालय के ही पार्ट है। इन सभी का व्यवस्थित रूप से संचालन करने की जिम्मेदारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक अर्थात संस्था प्रधान की होती है। प्रधानाध्यापक एवं संस्था प्रधान अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेकर के कार्य करता है तथा उसका दायित्व है कि वह विद्यालय का इस प्रकार संचालन करे जिससे सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो सके। साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है, विद्यालय की व्यवस्था भी विद्यालय की शोभा होती है। विद्यालय के शिक्षक गण, विद्यालय के अन्य कर्मचारी और साथ ही साथ बच्चे, ये सब विद्यालय का ही एक भाग होता है। इसीलिए विद्यालय की प्रकृति कई स्थानों पर सही नहीं होती है। किसी न किसी चीज का अभाव होने के कारण, किसी न किसी शिक्षण व्यवस्था का सुचारू रूप से नहीं चलने के कारण प्राय ये देखा जाता है कि विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के दोष रह जाते हैं, जिसका प्रभाव बालक की शिक्षा पर पड़ता है। जब ये प्रभाव बालक की शिक्षा पर पड़ता है तब अक्सर होता यह है कि बालक जो चीज़ सीखना चाहता है वो सीख नहीं पाता है, और जिसकी जिज्ञासा, जिस विषय के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है, उसे उस प्रकार का ज्ञान वहाँ नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में प्राय विद्यार्थी हताश हो जाता है। दूसरा है अन्य साधनों का सहयोग नहीं। विद्यार्थियों, आपको दूसरा जो पॉइंट दिख रहा है, अन्य साधनों का
सहयोग नहीं। अन्य साधन वे होते हैं जो प्राय विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों में काम में आते हैं, जैसे विद्यालय के अंदर खेल का मैदान न होना, विद्यालय में खेल की सामग्री न होना, साथ ही साथ विज्ञान वर्ग के विद्यालयों में अक्सर लैबों की जरूरत होती है साइंस के लिए, उनकी कमी होना। उसके साथ साथ कई स्थानों पर यह भी होता है कि साधनों की कमी होने के कारण पूर्ण रूप से सहयोग नहीं प्राप्त होता है, जिस कारण से विद्यार्थी जिस प्रकार की शिक्षा चाहते हैं वैसी शिक्षा वो ग्रहण नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में उन्हें कई बार कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ऐसी समस्याएं अक्सर विद्यार्थियों के सामने आती है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि विद्यालय में जब तक संसाधन पूर्ण रूप से नहीं होंगे, चौक डस्टर से लेकर के विद्यालय के अध्यापक से लेकर के साथ ही साथ विद्यालय में काम आने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से लेकर के जब तक ये साधन नहीं होंगे तब तक एक विद्यालय की परिभाषा अपन नहीं दे सकते। इसीलिए हमें इस बात की आवश्यकता है कि संसाधन जिस विद्यालय में भरपूर होंगे वही विद्यालय श्रेष्ठ विद्यालय कहलाएगा। दूसरी बात, पाठ्य केंद्रितता। देखिए शब्द यहां दिया हुआ पाठ्य केंद्रितता। पाठ्य केंद्रित से तात्पर्य ये है कि उसके बाद कई बार हमें ये चीजें देखने को मिलती है कि सहयोग न मिलने के बाद भी पाठ्य केंद्रितता एक मुख्य समस्या है। कई बार अध्यापक हमेशा पाठ्य पुस्तक को मध्य बिंदु बनाकर उससे ही पढ़ाना पसंद करता है और शिक्षा सिर्फ इतनी दी जाती है जितनी पाठ्य पुस्तक में होती है। ये सबसे बड़ा दोष है कि जो भी आप स्टडी बच्चों को करवा रहे हो, जिस विषय के बारे में आप उनको समझा रहे हो, उनमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप पाठ्य केंद्रित शिक्षा ना दे करके उसे व्यवहारगत शिक्षा देने की कोशिश की जाए। आप इसको बच्चों के व्यवहार के साथ में जोड़ करके शिक्षा दें। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि जो चीज आप शिक्षण कार्य के अंदर शिक्षकगण पढ़ा रहे हैं, पाठ्य पुस्तक के अलावा कई प्रकार के एग्जाम्पल दे करके उन्हें समझाने की कोशिश करें। बहुत ही जरूरी है। जब तक आप सीधा साधा पुस्तक में बताई हुई बात को ही पढ़ाते रहोगे तब तक बच्चे उन चीज़ों को विशेष रूप से नहीं समझ पाएंगे और नहीं समझने के कारण कई बार बच्चों के सामने कई प्रकार की समस्याएं आएगी। समस्याएं आने के कारण बच्चा सिर्फ पाठ्य पुस्तक का सहारा लेगा, उस ज्ञान को व्यवहारिक रूप से ज्ञान देने की कोशिश नहीं करेगा, न ही उसको जीवन में अपना पाएगा। यह भी एक भारतीय विद्यालयों के अंदर दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। अगली बात है एक पक्षीय विकास। एक पक्षीय विकास से तात्पर्य ये है कि प्राय ये देखा जाता है कि हमेशा एक पक्षीय विकास होता है। एक पक्षीय का मतलब ये है विद्यालय के अंदर शिक्षक जो बात कहता है वही बच्चे समझते हैं, उसी के बारे में ही मनन करते हैं तथा उन्हें किसी अन्य संसाधन का सहारा नहीं मिल पाता है और सिर्फ मात्र शिक्षक के ऊपर विश्वास करके ऐसे बच्चे पढ़ते रहते हैं। और कई बार शिक्षक स्वयं पूर्ण रूप से ज्ञानी नहीं होने के कारण बच्चों को जितने ज्ञान की आवश्यकता होती है उतना ज्ञान उन्हें नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में कई बार बच्चों की कई जिज्ञासाएं शांत नहीं होती है। बच्चा जो सीखना चाहता है वो चीज़ पूर्ण रूप से वो नहीं सीख पाता है और एक पक्षीय विकास होता है। कहने का मतलब जो शिक्षक ने बात कही उसको ही बच्चा सर्वेसर्वा मान देता है। ऐसी स्थिति में बच्चा किसी अन्य संसाधन का सहारा नहीं ले पाता है, न ही किसी अन्य गुरुजन या माता पिता द्वारा बताई गई बात को भी नहीं समझता है। एक पक्षीय अधिकांश ऐसे स्थानों पर, ऐसे विद्यालयों में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है उसमें अक्सर देखा जाता है कि एक पक्षीय ज्ञान देने के कारण बालक की मनोवृत्ति सिर्फ शिक्षक में केंद्रित हो जाती है। अगली बात अपन करते हैं विद्यार्थियों, कठोर तथा स्थायी पाठ्यक्रम। देखिए कई वर्षों तक आपने विद्यार्थियों देखा होगा पाठ्यक्रम जो बनाया गया उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया जाता है।
रटी रटाई विद्या, रटन विद्या के आधार पर बच्चों को वो का वो पढ़ाया जाता है। समय समय पर पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है और सिर्फ स्थायी पाठ्यक्रम ही चलता रहता है, वो भी एक विशेष प्रकार का कठोर पाठ्यक्रम जो पुराने समय में बनाया गया है, जिसमें बच्चा पढ़ने के बाद उसे आनंद की अनुभूति नहीं होती है। जब तक उसे आनंद की अनुभूति या किसी विषय वस्तु को ग्रहण करने में सक्षम नहीं होता, तब तक इस पाठ्यक्रम का कोई महत्व नहीं होता है। कठोर और स्थायी पाठ्यक्रम की समस्या कई बार हमारे सामने आती है। हमें इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखना जरूरी है कि ये कठोर तथा स्थायी पाठ्यक्रम जो बनाया गया है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार समय समय पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन होना जरूरी है। बच्चों की जिज्ञासा इच्छा के अनुसार पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए और जब तक बच्चा जिस स्टैंडर्ड में पढ़ता है वहां तक का पाठ्यक्रम उसे समझ में आता है, वहां तक की शिक्षण व्यवस्था उसे समझ में आती है, तब तक उस पाठ्यक्रम अनुकूल उसको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अगली बात है दोषपूर्ण शिक्षण पद्धतियां। देखिए, अब विद्यार्थियों आप कहोगे कि दोषपूर्ण शिक्षण पद्धतियां कैसे? दोषपूर्ण शिक्षण पद्धतियां ये है, कई विषयों को पढ़ाने के लिए पुरानी शिक्षण व्यवस्था जो चल रही है वो की वो चल रही है। जैसे व्याख्यान या व्याख्या विधा के द्वारा आप पढ़ा रहे हो, आपने बच्चे को सामाजिक विज्ञान या सामाजिक विज्ञान जैसे विषय को आगे आकर के पढ़ा दिया, बच्चे ने उसको सुन दिया, सुनने के बाद बच्चे ने उसके बारे में कुछ मनन नहीं किया, आपने भी उसको समझाया नहीं। कहने का मतलब आप द्वारा जो स्पीच दिया गया उसको जब तक समझाया नहीं गया तब तक बच्चा उन चीज़ों को ग्रहण नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में ये पुरानी पद्धति है कि क्लास में किसी बच्चे को खड़ा करके पढ़ा दिया जाता है और फिर जब पाठ पूर्ण हो जाता है कई अध्यापक उसको बैठा देते हैं। ऐसा कई विद्यालयों में देखा गया, लेकिन उसमें बच्चे को किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता है। जैसे गणित जैसे विषयों में वो कई शिक्षक क्या करते हैं, उदाहरण को समझा देते हैं, मुख्य प्रश्नों के छोटे बड़े उदाहरण देते हैं, बाकी वाला क्या देते हैं, इनको आप अपने हिसाब से कर देना। अब कर देना ये कहना अलग बात है, लेकिन कर देने के बाद भी कई प्रकार की समस्याएं आती है और इसमें बच्चा सीख नहीं पाता है। और ऐसी स्थिति में बच्चे के सामने कई प्रकार की समस्याएं आ जाती है। हमारी कई दोषपूर्ण शिक्षण पद्धतियां जैसे रटन विद्या, कई चीज़ों को रटने पर बल दिया जाता है, बच्चा उसको रटता रहता, जब उस रटते समय उसका कुछ क्रम टूट जाता है, जो चीज़ रट रहा है उसका कुछ क्रम टूट जाता है, तो बच्चा अक्सर उन चीज़ों को धीरे धीरे भूल जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चे को वापस ये पता ही नहीं चलता है कि मैंने क्या पढ़ा और मुझे क्या पढ़ना था। तो अपने को ध्यान इस बात का रखना है कि अपनी जो दोषपूर्ण शिक्षण पद्धतियां है, पुरानी जो शिक्षण पद्धतियां, उसमें बदलाव लाया जाए। हर चीज़ को बाई प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश की जाए, प्रैक्टिकल चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब तक आप प्रैक्टिकल चीज़ नहीं समझाएंगे तब तक आप बच्चों को किसी प्रकार व्यवस्थित रूप से ज्ञान नहीं दे पाएंगे। अक्सर ये होता है कि अपन पुरानी बनी बनाई पद्धति के अनुसार चलते हैं, जिसका प्रभाव बच्चों के जीवन पर अधिक पड़ता है। तो दोषपूर्ण शिक्षण पद्धति में हमारी शिक्षण पद्धतियों में बदलाव लाना जरूरी है। अगला जो 7वां बिंदु है विद्यार्थियों, वो है पुस्तकीय ज्ञान पर बल। पुस्तकीय ज्ञान पर बल। अधिकांश शिक्षक और विद्यालय में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जाता है। पुस्तकों में जो चीज लिखी गई उसको ही समझाया जाता है, उसके अनुसार ही उस बालक को पढ़ाया जाता है, लेकिन पुस्तकीय ज्ञान को व्यवहारिक जीवन के साथ में जोड़ करके उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। जब तक पुस्तकीय ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान के साथ जोड़ कर भी बालक को समझाया नहीं जाता है, तब तक बालक उस चीज़ों को स्थायी रूप से नहीं समझ सकता। ऐसा कई बार होता है कि सिर्फ पुस्तक ज्ञान पर ही बल दिया जाता है, या तो बालक उसको रट करके समझ लेता है, या ऐसी स्थिति थोड़ी बहुत समझ में आती है तो उस चीज़ को जैसा का तैसा लिख देता है, जिससे एक क्लास से दूसरी क्लास में उत्तीर्ण हो जाता है, अर्थात उसको प्रमोट कर दिया जाता है। लेकिन वास्तविक तौर से जो पुस्तकों में बात लिखी गई है वो बालक को पूर्ण रूप से पता ही नहीं होता है कि वास्तव में इसमें क्या लिखा गया था और मुझे इसको समझ करके क्या लिखना होता है। इस कारण से पुस्तक ज्ञान पर बल अधिक से अधिक देना, प्रैक्टिकल चीज़ों पर बल कम देना, ये ही भारतीय विद्यालयों का एक विशेष प्रकार का
दोष है। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भारतीय विद्यालयों की प्रकृति जिसके बारे में अपन पढ़ा, अन्य संसाधनों का सहयोग नहीं है, वो भी बात बिल्कुल सही है। पाठ्य केंद्रितता है, बिल्कुल सही है। एक पक्षीय विकास पर ध्यान दिया जाता है, वो भी अपन मानते हैं। कठोर तथा स्थायी पाठ्यक्रम है, ये भी अभी तक ऐसा का ऐसा है। दोषपूर्ण शिक्षण पद्धतियां है, पुरानी जो पद्धति बनेगी वैसा का वैसा चलते हैं। और पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल देना, जिस कारण से बालक की समझ जिस अनुसार अपन उससे चाहते हैं वैसी विकसित नहीं हो पाती